भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें, but it's just people don't know। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। Do you think हमारे गाली देश विरोधी था तू? सीता के पति का नाम ले लेके सीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे, मेरा मतलब बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये तो कहते हैं कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप भूल। एक रेखा होती है विरोध और बगावत के बीच, एक फर्क होता है आलोचना और गालियों के बीच, और एक सीमा होती है सरकार से सवाल पूछने और देश के खिलाफ नारे लगाने के बीच। आज इस प्रोटेस्ट के नाम पर सड़क पर उतरी भीड़ ने उस सीमा को लांघ दिया है। जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग अचानक ऐसे नारे में बदल जाए जो सुनने वालों के कान और नियत दोनों पर सवाल खड़े कर दे, तो समझ जाइए कि बात अब सिर्फ पढ़ाई की नहीं रही। क्या विरोध करने का मतलब अब मर्यादा की बलि देना है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप वर्मा और आज मैं सच की उस जमीनी हकीकत का पर्दाफाश करूंगा जिसे भीड़ के शोर में छुपाने की कोशिश की जा रही है। गुस्सा जायज हो सकता है, मांगे सही हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर सिर्फ इस्तीफे में छुपा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। किसी व्यक्ति को पद से हटा देना बहुत आसान है, लेकिन क्या गारंटी है कि नया चेहरा आते ही सालों पुरानी कमियां रातों रात गायब हो जाएंगी? जब तक हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। आज जरूरत चेहरे बदलने की नहीं, चुनौती को जड़ से खत्म करने की है, और इसके लिए हमें 2 कदम उठाने होंगे। पहला, ऐसे हर प्रोटेस्ट से उन बाहरी ताकतों को खींचकर फेंकना होगा जो छात्रों के गुस्से का फायदा उठाकर देश को कमजोर करना चाहती है। और दूसरा, सरकार को ज्यादा संवेदनशील बनना होगा। जब समस्या शुरू हो उसी वक्त सामने आकर टेबल पर बैठकर बात करनी होगी, क्योंकि बात जब देश के भविष्य और युवाओं की हो तो जिद से बड़ा हल संवाद होता है। अगर हम वाकई समाधान चाहते हैं तो राजनीति छोड़कर हमें इसके अस्थायी समाधान पर चर्चा करनी होगी। और अच्छी बात यह है कि यह समाधान हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही उपलब्ध है, बस इसे अपनाने की जरूरत है। आखिर नीट जैसी परीक्षा में बार बार चूक क्यों होती है? क्योंकि वहां आज भी 24 लाख बच्चों को एक ही दिन पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम देने पर मजबूर किया जाता है, और इस फिजिकल पेपर का सफर बहुत लंबा है। क्वेश्चन सिलेक्शन से लेकर प्रिंटिंग प्रेस, सीलिंग, राज्यों और जिलों में ट्रांसपोर्टेशन और फिर एग्जाम सेंटर तक इतने सारे स्तरों और इंसानी हाथों से गुजरते वक्त अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ी तो पेपर लीक होना लगभग तय है। और इसी कमजोर कड़ी का फायदा पेपर माफिया उठाते हैं। इस जोखिम भरे तरीके को बदलने के लिए हमें जेईई मेंस के मॉडल की तरफ देखना होगा। जेईई मेंस में भी 15 से 20 लाख बच्चे शामिल होते हैं, लेकिन वहां कभी 20 लाख बच्चों का भविष्य एक साथ अधर में नहीं लटकता। वजह उनकी मल्टी डे और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। वहां छात्रों को अलग अलग शिफ्ट्स में बांटा जाता है और हर शिफ्ट का पेपर बिल्कुल नया होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? डैमेज कंट्रोल। जरा सोचिए, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में किसी एक शिफ्ट का पेपर लीक भी हो जाता है तो उससे पूरे 20 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी नहीं फिरता। बाकी 75% छात्रों की परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित रहती है। सरकार को सिर्फ उस एक प्रभावित शिफ्ट का री एग्जाम करना पड़ेगा, पूरे देश का सिस्टम रीसेट नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं जेईई एग्जाम के दूसरे पहलू पर। छात्र यह शिकायत कर सकते हैं कि शिफ्ट ए का पेपर आसान था इसलिए उसके 90% मार्क्स आ गए, और शिफ्ट बी का पेपर मुश्किल था तो उसके 70% ही रह गए। लेकिन जेईई का नॉर्मलाइजेशन या फिर परसेंटाइल सिस्टम इस नाइंसाफी को भी खत्म कर देता है। इनके मार्क्स के आधार पर रैंक्स आधारित नहीं होते, बल्कि रिलेटिव परफॉर्मेंस देखा जाता है। यानी अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ था तो उस शिफ्ट के टॉपर के कम मार्क्स को ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है। यानी सुरक्षा भी पूरी और निष्पक्षता भी पूरी। जब भारत का ही एक एग्जाम मॉडल हमें ऑलमोस्ट 0 रिस्क और फेयर रिजल्ट दोनों दे रहा है, तो आखिर नीट या फिर नीट जैसे दूसरे बड़े एग्जाम्स जहां लाखों बच्चे एक साथ बैठते हैं, उन्हें इसे अपनाने में क्या झिझक है? दोस्तों, शोर मचाना बहुत आसान होता है। सड़कों पर उतरकर गालियां देना, पुतले जलाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हमें एक बुनियादी बात समझनी होगी।
समस्याओं पर गुस्सा करने वाले लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन समाधान की मेज पर बैठने वाला एक भी इंसान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जब हम सिर्फ नारों में उलझ कर रह जाते हैं तो हम अपनी ही शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह चाटने लगते हैं। हमारी लड़ाई सरकार को गिराने या किसी मंत्री को हटाने की नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई इस सिस्टम को बेहतर बनाने की होनी चाहिए। अगर देश के युवा सड़कों पर सिर्फ गालियां लेकर नहीं बल्कि हाथ में एक मजबूत प्रस्ताव और समाधान लेकर उतरेंगे तो कोई सरकार आपकी बात को अनसुना नहीं कर पाएगी। गुस्से से कभी इमारतें नहीं बनती, इमारतें बनती है सही नियत और ठोस सुझावों से। अब फैसला हमें करना है, क्या हम उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो सिर्फ समस्या का शोर मचाती है, या फिर उस भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं जो समस्या का अस्थायी समाधान निकालता है। सोचिएगा जरूर और इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह सुझाव सरकार तक जरूर पहुंचे और आने वाली पीढ़ी को इस पेपर लीक की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिले। धन्यवाद। जय हिंद।